चलो, तो हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स को स्टडी कर रहे थे। ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स के सीरीज का सेकंड लेक्चर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम उसके फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से समझें। मैंने देखा है अक्सर में कि बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनकी रिएक्शंस मैकेनिज्म्स को समझने में हमें कई बार ट्रबल होती है। वो ट्रबल होने के पीछे जो मेन रीजन होता है वो होता है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से जानते नहीं है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग सारे फंडामेंटल्स को बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसका ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, उसमें हम लोगों ने छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी हमें इस आज के लेक्चर में। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। यानी अगर हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, लेट्स से CH4 लिखा हुआ है, तो इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। बॉन्ड स्ट्रक्चर का मतलब है ये दोनों एटम जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है, ये आपस में इस फॉर्मूले में कैसे लिंक्ड है, वो हमें रिप्रेजेंट करना है पेपर पे। तो उसके लिए हमने कुछ रूल्स बनाए थे कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो ताकि उसका ऑक्टेट क्या हो पाए, कंप्लीट हो पाए। और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, उसमें 8 ऑक्टेट कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो इसके लिए हाइड्रोजन सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो अगर मुझे को CH4 का स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने देखा मेरे पास एक कार्बन है, एक कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने। 4 बॉन्ड बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन एक डबल बॉन्ड बना सकता है और 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या फिर कार्बन क्या कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है और एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है। इस तरह से कार्बन एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है 4 बॉन्ड बना के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इन 4 हाइड्रोजन एटम को हमें ऐसे इसके साथ कंबाइन करना है कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो हमने क्या करा, इस तरह से 4 बॉन्ड बना दिए। अब हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो हमने देखा कि हाँ भाई हाइड्रोजन के सारे सिंगल बॉन्ड बन गए और कार्बन के अराउंड क्या बन गए, 4 बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया है। तो ये एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है कि CH4 मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एटम कैसे बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है। और हमें याद है सिंगल बॉन्ड एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है सिग्मा बॉन्ड को। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ऐसे बॉन्ड्स जो ऑर्बिटल की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए स्ट्रक्चर मेरे पास अगर दूसरा है, लेट से मेरे पास C2H4 का स्ट्रक्चर मेरे को बनाना है, तो C2H4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो हम क्या करेंगे, कार्बन के 2 एटम हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हमने इन दोनों एटम को आपस में लिंक कर दिया। मैंने बता दिया यहां पे कोई रिंग नहीं है, कार्बन कभी कभी रिंग भी बना सकता है, मैंने मान लिया कि यहां पे कार्बन कोई रिंग नहीं बना रहा है। अब देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड से मेरे को बॉन्ड करने हैं कार्बन से, तो मैं काम कर रहा हूं 2 एटम एक कार्बन को दे दे रहा हूं और 2 एटम एक कार्बन को। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं एक ही कार्बन को 3 हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, उसको भी मान लेते हैं। अब ऐसा करने पर मैंने देखा चाहे लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर हो चाहे राइट वाला स्ट्रक्चर, इसमें लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया है। हमें कैसे पता चलेगा ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, कार्बन एटम के अराउंड 4 बॉन्ड बनने चाहिए, पर यहां पर अभी टोटल 3 बॉन्ड है, 1 2 3। इस कार्बन के अराउंड भी 3 बॉन्ड है, 1 2 3। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए हम क्या करें, हमें पता है कार्बन डबल बॉन्ड बनाने में भी कैपेबल है, तो हम यहां क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। डबल बॉन्ड की खास बात क्या होती है, उस डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक बॉन्ड कैसा होता है, पाई बॉन्ड। ठीक है, अब लेकिन अगर मैं यहां पर कोशिश करूं कि समहाउ यहां पर मैं कार्बन के ऑक्टेट को कंप्लीट कर पाऊं, ठीक है, मेरे पास एक हाइड्रोजन बचा है, वो मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया, तो अगर मैं यहां डबल बॉन्ड लगाता हूं तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस कार्बन एटम के अराउंड 5 बॉन्ड हो गए, विच इज नॉट करेक्ट। यानी इस तरह का स्ट्रक्चर तो हम इस फॉर्मूले से नहीं बना सकते, तो करेक्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने आपको फॉर्मूला दिया कि मेरे पास 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन एटम है और अब की बार एक ऑक्सीजन एटम और है, मुझे इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो देखा मैंने कि मेरे पास 2 कार्बन एटम है, तो मैंने उन दोनों कार्बन एटम को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। अब मेरे पास 6 हाइड्रोजन है, कार्बन एटम के अराउंड मेरे को 4 बॉन्ड बनाने हैं। अगर ऐसा करने के लिए मैंने इस कार्बन एटम के अराउंड सारे हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिए, तो हर हाइड्रोजन एटम का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। कार्बन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, क्योंकि हर कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड हो गए। लेकिन एक परेशानी रह गई, फॉर्मूले में हमारे पास ऑक्सीजन एटम भी गिवन है, इसका मतलब है ऑक्सीजन यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन हमारे स्ट्रक्चर में वो कहीं भी नहीं आ रहा है।
इसका मतलब है इस स्ट्रक्चर में कुछ करेक्शन करने की जरूरत है। वो करेक्शन हम कैसे करें? तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा मानते हैं कि ऑक्सीजन एटम जो है वो यहां पर इस कार्बन पे लिंक्ड होगा। ऑक्सीजन एटम हमने पढ़ा है बॉन्ड स्ट्रक्चर में दो बॉन्ड बनाता है। अब वो दो बॉन्ड दो अलग अलग एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होकर बना सकता है, या वो क्या कर सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है। तो हमने क्या करा, इसको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें इसके दो बॉन्ड बनाने होंगे। अभी भी हमारे पास एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, अगर वो हाइड्रोजन मैं यहां कनेक्ट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट ऑक्सीजन का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कोई तो बच्चा कहेगा सर क्या जरूरी था कि हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन को इन्वॉल्व करें? अगर हमें ऑक्सीजन के अराउंड दो बॉन्ड बनाने थे तो क्यों ना इसे इन दोनों कार्बन के बीच में इनपुट कर दे। तो अगर मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया तो भी तो बॉन्ड स्ट्रक्चर के सारे रूल्स फॉलो होंगे कि एक कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड बन जाएंगे, इस कार्बन के अराउंड भी 4 बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के अराउंड 2 बॉन्ड बन गए और 2 उसके पास लोन पेयर है। ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर ही बिल्कुल सही है, यानी ये स्ट्रक्चर भी हमारा इस फॉर्मूले का बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है और ये भी सही स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसमें से लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर जो है वो एक तरह का एल्कोहल है और राइट वाला स्ट्रक्चर ईथर बोला जाता है। ठीक है। अब कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर है हम इसके बारे में बोल नहीं सकते। अगर मेरे को यह बोला जाता कि इस मॉलिक्यूल का एल्कोहल वाला स्ट्रक्चर बनाना है तो हम ये बनाते, ईथर वाला अगर बनाना होता तो ये बनाते। और हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, या हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि इस तरह के मॉलिक्यूल को, अगर इस तरह के मॉलिक्यूल को इन दो स्ट्रक्चर में हम लोग चेंज कर सकते हैं तो इन दोनों स्ट्रक्चर को एक दूसरे का आइसोमर बोला जाता है, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड करने के लिए आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए हमारा। ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड तो हमें पता चल गया, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स से रिप्रेजेंट होते हैं। पाई बॉन्ड कब आते हैं, जब हमारे पास डबल बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। अच्छा, व्हाट विल हैपन अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए हमारे पास? लेट्स से अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हम लोग कैसे जज करते हैं? तो भाई ट्रिपल बॉन्ड में जज करने का आइडिया ये होता है कि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है। बाकी सिंगल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा ही बॉन्ड होगा। सो व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड? इतना जरूरी क्या है सिग्मा और पाई बॉन्ड हमारे लिए? दरअसल में सिग्मा और पाई बॉन्ड की नंबरिंग से, वो कितने काउंट में है हमारे पास, उसकी हेल्प से हम मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड कर सकते हैं। और ये शेप कई बार केमिकल रिएक्शंस की मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करता है। ठीक है। उसके लिए हमें साथ में एक कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, विच इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमें हेल्प करेगा मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को फाइंड आउट करने में। ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये स्क्रीन भर गई है तो ब्लैक स्क्रीन पे आ जाते हैं भाई। ठीक है। चलो ब्लैक स्क्रीन पे मैं आपको हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट बताता हूं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रक्चर दे रखा है मुझे, समथिंग लाइक दिस, बॉन्ड स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है। अब इस बॉन्ड स्ट्रक्चर में मैंने कहा कि इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करो, तो वो हम लोग कैसे करने वाले हैं? तो उसका बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। इस कार्बन के अराउंड जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और इस कार्बन एटम पे अगर कोई लोन पेयर है, उसको हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो कार्बन के अराउंड अगर कभी भी 4 बॉन्ड बने हैं तो वहां पर कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, ये हमेशा के लिए याद रख लीजिए आप। तो हमारे पास यहां 4 बॉन्ड बने हैं, इसका मतलब यहां पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो हमारे पास क्या होंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए याद रखिए सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही हमें काउंट करने होते हैं, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करा जाता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड्स को कंटेन नहीं करते हैं। ठीक है। तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में हमारे पास एक सिग्मा एक पाई आ जाएगा। फिर ये दोनों सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड हो गए, यानी इस कार्बन एटम के अराउंड हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर मैंने आपको बताया कार्बन के अराउंड अगर 4 बॉन्ड बन चुके हैं देयर विल बी नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं होगा, 0 लोन पेयर हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन पेयर, अब इनका जो सम हम करते हैं तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर सम। इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों? क्योंकि भाई बॉन्ड बनाने में एक एटम एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इन्वॉल्व करता है सिंगल बॉन्ड बनाने में। तो यहां पर ये सिंगल बॉन्ड बनाने में दो इलेक्ट्रॉन लगे होंगे, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का। तो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी बॉन्ड्स में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर। लोन पेयर खुद क्या होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर का सम आया 3। अब इस सम के हिसाब से हम हाइब्रिडेशन चूज कर सकते हैं। sp हाइब्रिडेशन आता है अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, sp2 हाइब्रिडेशन आता है अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं,
और sp3 हाइब्रिडेशन होता है अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो टोटल, ठीक है। तो क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसका मतलब है ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और हर हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक प्रॉपर ज्योमेट्री होती है। जैसे sp हाइब्रिडेशन के लिए जो ज्योमेट्री आती है वो आती है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या, जो एटम्स उस एटम से कनेक्टेड है जो खुद sp हाइब्रिडाइज्ड है, वो एटम्स एक सीधी लाइन में इस sp हाइब्रिडाइज्ड एटम से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। sp2 में जो ज्योमेट्री आती है वो आती है ट्रायंगुलर प्लेनर, यानी ये ज्योमेट्री कैसी दिखाई देगी, इसमें वो एटम जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है उससे बाकी जो एटम बॉन्डेड हैं वो एक ट्रायंगल के वर्टेक्स के फॉर्म में अरेंज होंगे इस तरह से। जैसे अगर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इस कार्बन से ये दोनों हाइड्रोजन और ये वाला कार्बन ट्रायंगल के वर्टेक्स के फॉर्म में बॉन्डेड होगा। यानी अगर कार्बन यहां है तो दो हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्डेड होंगे, ताकि इनको ज्वाइन करने पे रफली अगर आप इमेजिन करो तो एक क्या बन रहा है, ट्रायंगल सा बन रहा है। ऐसे ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके अराउंड भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी भी ज्योमेट्री कुछ ऐसे ही आने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक मॉलिक्यूल में हम लोग ऐसा करके देखते हैं, ठीक है, कि हमें पता चल जाए कि हमें इस पे कमांड हो गया है, ठीक है। चलो उसको देखते हैं फटाफट कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो एक बढ़िया सा मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा मेहनत हमें करनी पड़े, ठीक है, ताकि हम समझ पाए कि हाँ भाई ये चीज ऐसे हुई है। चलो देखते हैं। तो मॉलिक्यूल में थोड़ा तगड़ा सा ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास C है, ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N है हमारे पास। एक मिनट दीजिएगा, ठीक है, दोबारा से बना लेते हैं। तो हमारे पास C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर यहां पर हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब मुझे क्या करना है, हर कार्बन पर हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करना है। मैं नंबर दे दे रहा हूं, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। मेरे को इन कार्बन पर हर अलग अलग कार्बन पे हाइब्रिडेशन चाहिए, C1 पर, C2 पर, C3 पर और C4 पे, ठीक है। तो एक काम करो, वीडियो को एक मिनट पॉज करो और फाइंड आउट करने की कोशिश करो हर कार्बन पर हाइब्रिडेशन कितना है, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोशिश करो, आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो हर कार्बन पर हाइब्रिडेशन कितना आया है, ठीक है। चलो 1, 2 और 3 और 4 कार्बन पे हाइब्रिडेशन क्या है उसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करो, ठीक है। तो आई गेस मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने करा होगा। तो आंसर क्रॉस चेक करते हैं। अब फर्स्ट कार्बन के अराउंड देखो एक ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है इसका मतलब क्या, ये सिग्मा बॉन्ड होगा और ये हमारे क्या होंगे, 2 पाई बॉन्ड। ये बगल में एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब ये सिग्मा बॉन्ड होगा। यानी इस कार्बन के अराउंड सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड आए और 2 सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन के अराउंड अगर 4 बॉन्ड है इसका मतलब कोई लोन पेयर नहीं होगा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड की वजह से जो हाइब्रिडेशन प्रिपेयर होगा वो होगा sp, ठीक है। सेकंड कार्बन पे चेक करते हैं। सेकंड कार्बन का अराउंड ये सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी है, ये डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होगा और ये सिग्मा बॉन्ड। तो हमारे पास इस कार्बन के अराउंड टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडेशन कैसा होगा, sp2 टाइप का होगा, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, ये सिग्मा, यहां पर एक सिग्मा एक पाई और ये सिग्मा। थर्ड वाले कार्बन के अराउंड भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, थर्ड वाले कार्बन के अराउंड भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन यहां पर sp2 होगा। फोर्थ वाले के अराउंड भी इस तरह से 3 सिग्मा बॉन्ड आएंगे, तो ये हाइब्रिडेशन भी कैसा हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है। तो नोटिस करो यहां पर कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नहीं है, ठीक है। और अगर मैं हाइब्रिडेशन फाइंड आउट कर चुका हूं तो मैं ज्योमेट्री भी बता सकता हूं। भाई यहां पर ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। ये ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगी, ठीक है। इस कार्बन के अराउंड ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर, ये भी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर और यहां पर भी ट्रायंगुलर प्लेनर। अच्छा एक तुरंत बात करते हैं, अगर कार्बन एटम के अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, तो ज्योमेट्री कैसी होती है और हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो भाई हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। sp3 हाइब्रिडेशन में जो ज्योमेट्री होती है उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। हमारे पास ज्योमेट्री कैसी आएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी दिखती है, तो अगर ये हमारा कार्बन एटम है तो बाकी 4 एटम कुछ इस तरह से हमारे पास क्या रहेंगे, बॉन्डेड रहेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, एक एटम पीछे की तरफ होगा इस तरह से। इस ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और अगर ये एकदम परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो यहां पर 2 हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है, जिसे रफली हम लोग 109.5 डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हाइब्रिडेशन हमें क्लियर इंफॉर्मेशन दे पाता है उस एटम के अराउंड मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में।
और इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है हमको, ठीक है। चलो तो अब आगे मूव करते हैं भाई। आज हमें जो डिस्कशन करना है वो ये करना है कि हमने बॉन्ड स्ट्रक्चर तो बनाया, पर बॉन्ड स्ट्रक्चर के अलावा भी अलग अलग तरीके होते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। ये हमने बेसिकली क्या करा है, टाइम सेव करने के लिए बनाए हैं। कई बार क्या होता है, जैसे देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उनमें से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत लेंदी होते हैं, तो उनका अगर मैं प्रॉपर बॉन्ड स्ट्रक्चर लिखता हूं तो बहुत टायरिंग हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो मेरे को एक ऐसा लंबा सा स्ट्रक्चर लिखना है जिसमें बहुत सारे एटम्स इन्वॉल्व है, कुछ नीचे भी एटम्स कार्बन के इन्वॉल्व हैं, ठीक है, बहुत सारे कार्बन एटम इन्वॉल्व है यहां पर। तो अब ट्रबल क्या आएगी, जितने ज्यादा एटम आते चले जाएंगे उसको बार बार बॉन्ड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना मेरे लिए टायरिंग होने लगेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ छोटा काम कर पाएं या कुछ एब्रीवेशन कर पाएं जिससे हम स्ट्रक्चर को बिना इतना डिस्क्रिप्टिव वे में रिप्रेजेंट करे समझ पाएं। हालांकि सबसे बेस्ट तरीका तो ये है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे बॉन्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इससे हम प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कौन सा एटम कहां पर बॉन्डेड है, कितने बॉन्ड हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होगा, हाइब्रिडेशन कैसा होगा, बहुत प्रॉपरली देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपना टाइम बचाने के लिए हमने कुछ छोटे मोटे मेथड्स क्या कर रखे हैं, डेवलप कर रखे हैं, ठीक है। उसमें से एक तो लुईस स्ट्रक्चर है, ये तो पुराना ही स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग सारे इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं। जैसे यहां पर लुईस स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं। ये तो बहुत ऑब्सोलीट स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हम लोग बहुत ही कम यूज करने वाले हैं। केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक में हमने इसे बहुत डिटेल में पढ़ा होता है, ठीक है। अगला कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला यही वाला है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे बॉन्ड्स को, सारे एटम्स को प्रॉपरली शो करते हैं ताकि हमें एक प्रॉपर आइडिया मिल जाए कि मॉलिक्यूल में कौन सा एटम कहां पर किस जगह पर बॉन्डेड है। पर अगर हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे एब्रीवेट कर सकते हैं, इसको छोटे मोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हम इसे जल्दी लिख पाए। उनमें से एक फॉर्म है कंडेंस फॉर्म। कंडेंस फॉर्म कैसे लिखा जाता है, कंडेंस फॉर्म को लिखने का एक रूल है। उसमें हम क्या करते हैं, ये जो बॉन्ड्स है ना, इनको बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो हमने एक रूल बनाया, भाई हमें अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाने वाला है, कार्बन अपने अराउंड 4 बॉन्ड बनाने वाला है, ऑक्सीजन मोस्टली 2 बॉन्ड बनाएगा। तो अगर ये इंफॉर्मेशन हमें है तो एक काम करते हैं ना, इन बॉन्ड्स को बनाते ही नहीं, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है। तो अगर बिना बनाए बॉन्ड्स हम समझ जाएं कि इतने बॉन्ड वहां पर प्रेजेंट होंगे तो हमें लिखने में क्या रहेगी, थोड़ी आसानी रहेगी। जैसे देखो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमें दिया हुआ, इसमें सारे बॉन्ड बने हुए हैं, नोटिस करो। अब अगर मैं इन बॉन्ड्स को ना बनाऊं तो मेरा टाइम बच जाएगा, ठीक है, और उससे मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकता हूं। लिखना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। देखो हमारे पास एक कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन एटम से लिंक्ड है, तो हमने क्या करा, 3 हाइड्रोजन एटम के बॉन्ड हटा दिए, और क्योंकि वो इस कार्बन एटम से लिंक्ड है तो हमने इसके बगल में H3 लिख दिया। H3 इस बात का नोटेशन है कि देयर आर 3 हाइड्रोजन एटम जो इस कार्बन से बॉन्डेड है। अब हमें अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो अगर मैं इसका रिवर्स करना चाहूं, इस फॉर्मूले से यहां जाना चाहूं, तो मैं अपने आप इन 3 हाइड्रोजन्स को सिंगल बॉन्ड से यहां पर कनेक्ट कर दूंगा। फिर उसके आगे ये कार्बन आगे एक और कार्बन से कनेक्टेड है, उस बॉन्ड को भी हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो चुका है तो आगे वाले कार्बन से अब एक ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कार्बन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। तो वो बॉन्ड हम चाहे तो वो बॉन्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, टाइम बचाने के लिए हमने छुपा दिया उसको। अब ये मिडिल वाला कार्बन हो गया, इस मिडिल वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन एटम है तो हमने H2 से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर हमारे पास लास्ट वाला कार्बन एटम है, उसके अराउंड 3 हाइड्रोजन एटम है, तो इन 3 हाइड्रोजन एटम को हम लोग H3 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडेंस फॉर्मूला बना सकते हैं। अच्छा, अब अगर कंडेंस फॉर्मूला देखो आलसी लोगों की मतलब इजाद है कि हम पूरा स्ट्रक्चर बनाने की बजाय जल्दी जल्दी ऐसे स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो और भी ज्यादा आलसी होते हैं भाई, ठीक है, मतलब ये एक बोलने का तरीका है। वो क्या करते हैं भाई, हमें पता चला हाँ भाई ये स्ट्रक्चर हमने बना लिया बॉन्ड्स को हटा के, क्या इससे भी आसान तरीका है या टाइम सेविंग तरीका है स्ट्रक्चर को बनाने का, जिससे हम स्ट्रक्चर तो समझ जाए पर टाइम बच जाए? तो वो एक नोटेशन होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन, जिसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला पे थोड़ा कमांड करते हैं, क्योंकि इस पे कमांड हो गया तो हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को आराम से समझ पाएंगे। और ये दोनों तरफ से करना है, मतलब हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर से कंडेंस फॉर्मूला बनाना आना चाहिए और कंडेंस फॉर्मूला से कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना चाहिए।
ठीक है। अच्छा, नोट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप चाहो, आप, इट इज अ वेरी गुड हैबिट कि आप नोट्स खुद बनाते रहो। ठीक है, लेकिन आपको ये नोट्स वहां पर प्रॉपर्ली मिल जाएंगे। चलो, अब देखो, ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें दिए हुए हैं इस तरह से, अलग अलग मॉलिक्यूल के। जैसे ये इथेन है, तो इथेन का ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ये प्रोपेन है, ये प्रोपेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। जैसे एथेनॉल, ये एथेनॉल का कंप्लीट स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है। इसमें देखो सारे एटम्स क्लियरली मेंशन्ड है, सारे बॉन्ड क्लियरली मेंशन्ड है, सिंगल है, डबल है, जो भी है सारे बॉन्ड्स प्रॉपर्ली मेंशन है। ठीक है। कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो देखें, ये हमारे पास इथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला था। कंडेंस फॉर्मूला बनाने के लिए हम बॉन्ड्स को हटा देंगे और सिर्फ एटम्स को लिख देंगे। तो इस कार्बन के बगल में 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो हमने यहां CH3 लिख दिया। अच्छा, कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि भाई S3 को आपको कार्बन के बाद ही लिखना है। आप अगर पहले भी लिख दोगे ना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, कोई समस्या नहीं आने वाली। ऐसे ही, अब जैसे ये दोनों कार्बन एटम है, तो कंडेंस स्ट्रक्चर का ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको बॉन्ड एक भी नहीं दिखाना। अगर मैं इन दोनों कार्बन एटम के बीच का बॉन्ड दिखाना चाहता हूं तो मैं शो कर सकता हूं, वो कोई काटने नहीं वाला कि ये कंडेंस स्ट्रक्चर नहीं है, तब भी कंडेंस ही है वो स्ट्रक्चर। लेकिन हां, जितना ज्यादा कंडेंस हो सकता था उतना कंडेंस हमने ऑब्वियसली नहीं करा है। ये टोटल अंडरस्टैंडिंग पे चलने वाली बातें हैं। ठीक है, तो ये आ गया। इसके लिए कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बने हुए। सिमिलरली हमने एथेनॉल बना दिया तो उसका कंडेंस फॉर्मूला ऐसा हो गया। इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, CH3 CH2 OH। आपने कार्बन और O के बॉन्ड दिखाने की कोशिश करी है, तब भी इसे कंडेंस स्ट्रक्चर ही माना जाएगा। ऐसे ही आपके पास प्रोपेन का कंडेंस स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ। ठीक है, तो कंडेंस स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से अलग अलग केस में बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस मॉलिक्यूल का कंडेंस स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, ये मॉलिक्यूल मैंने लिया है, इस मॉलिक्यूल का कंडेंस स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिए, इसका कंडेंस स्ट्रक्चर कैसा आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, एक बार ट्राई करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर खुद से नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो, तो आई एम श्योर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। ठीक है, देखते हैं। इस कार्बन एटम के अराउंड 3 हाइड्रोजन एटम लिंक्ड है, तो हमने क्या करा, 3 हाइड्रोजन एटम इस कार्बन से लिंक्ड है, हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब हमारी चॉइस है, हमारी मर्जी, हम इस बॉन्ड को शो करना चाहते हैं या नहीं। मैं अभी इस बॉन्ड को शो करना चाहता हूं तो मैं इसे लिख रहा हूं, वो इस कार्बन से कनेक्टेड है, मैंने उस कार्बन को लिखा। हाइड्रोजन वाले बॉन्ड नहीं शो करना चाहता हूं तो मैंने CH2 लिख दिया। फर्दर, ये कार्बन इस हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। डबल बॉन्ड है, मैं चाहूं तो ये डबल बॉन्ड शो करूं, चाहूं तो ना करूं, मैं अभी कर रहा हूं। फिर ये CH आ गया, और फिर हमारे पास क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड है, मैं चाहूं तो ये ट्रिपल बॉन्ड शो कर सकता हूं। तो ये एक कंडेंस फॉर्मूला आ गया ऊपर वाले मॉलिक्यूल का। मैं इसे और भी ज्यादा कंडेंस कर सकता हूं। उसमें मैं क्या करने वाला हूं, ये जो बॉन्ड बनाए थे मैं इन बॉन्ड्स को भी डिसअपियर कर दूंगा। ठीक है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग है। मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, CH CH CN, क्योंकि अब मुझे पता है कि नाइट्रोजन अगर इस फॉर्मूले में है तो नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 बॉन्ड बनाने हैं। तो अगर मैं इस कंडेंस फॉर्मूले से स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना चाहता हूं तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि इस नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड मैं जरूर से जरूर बना पाऊं। ठीक है, और ऐसा ही बाकी कार्बन एटम के साथ, कि कार्बन एटम 4 बॉन्ड जरूर बनाएगा। मैं ऐसा चाहूंगा कि कार्बन एटम 4 बॉन्ड तो डेफिनेटली बनाए ही बनाए। ठीक है, बना उसके तो काम नहीं चलने वाला भाई। ठीक है, चलो, अब ब्लैक स्क्रीन पे एक काम करते हैं, एक रिवर्स चीज फॉलो करते हैं। मैं आपको दे रहा हूं एक कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस कंडेंस फॉर्मूला का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसे हम ओपन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इस कंडेंस फॉर्मूला का ओपन स्ट्रक्चर भी हमें बनाना है। चलो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, कि आप इसे कर पा रहे हो या नहीं। चलो देखते हैं। ठीक है, तो आई गेस आपने इसे करा होगा, तो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। किसी एक तरफ से कार्बन को पकड़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैंने इस लेफ्ट वाले कार्बन से इसको स्टार्ट करा। कार्बन एटम के अराउंड 4 बॉन्ड बनाना जरूरी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है ओपन स्ट्रक्चर में। 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी लिंक्ड है, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि भाई इस कार्बन के अराउंड 3 हाइड्रोजन एटम हमने लगा दिए।
एक बॉन्ड इनकम्प्लीट होगा, वो हमने और बनाया, वो कहां लिंक्ड होगा, इस कार्बन एटम से, तो हमने ये कार्बन एटम बना दिया। अब इस कार्बन एटम के पास एक ही हाइड्रोजन एटम और है, तो हमने उस हाइड्रोजन एटम को सिंगल बॉन्ड से शो कर दिया। ये कार्बन के आगे एक और कार्बन लिखा है, इसका मतलब है इस कार्बन को आगे एक और कार्बन से लिंक करना है, और ये कार्बन एक हाइड्रोजन से लिंक्ड है। लेकिन ऐसा करने के बाद इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। इस कार्बन एटम के अराउंड सिर्फ 3 बॉन्ड बने हैं, जबकि हमें 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो 4 बॉन्ड कैसे कंप्लीट होंगे? यही इस बात का इंडिकेशन है कि यहां पर क्या आने वाला है, एक डबल बॉन्ड आने वाला है। समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। ऐसे ही इस कार्बन का भी अब देखो आगे कार्बन से कनेक्शन है, तो हमने एक सिंगल बॉन्ड से उसे कनेक्ट कर दिया। जैसे ही सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करा, देखो इस कार्बन के अराउंड भी 4 बॉन्ड बन गए, सेटिस्फाइड हो गया बढ़िया से, इसका एकदम हंकी डोरी हो गया, ठीक। इस कार्बन के आगे एक कार्बन है, और वो दोनों ही कार्बन एटम्स के अराउंड कोई और एटम हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो अब इस कार्बन एटम का अगर मेरे को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो ये कैसे बनने वाला है? तो ऑब्वियस है यहां पर ये तब बनेगा अगर यहां पर मैं ट्रिपल बॉन्ड बना दूं, तो इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के आगे एक और कार्बन है, वो हमने बनाया, और 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं, तो 2 हाइड्रोजन बना दिए। तो जैसे इस कार्बन के आगे वाले कार्बन को हमने सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करा, तो देखो इस कार्बन के अराउंड टोटल 4 बॉन्ड बन चुके हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोसीजर, ये हमारा कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अब इस कार्बन जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, उसके आगे एक और कार्बन है, और वो कार्बन नाइट्रोजन से लिंक्ड है। अब भाई नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, और इस कार्बन को भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब यहां क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड एन आ जाएगा। तो आई एम श्योर आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे कंडेंस फॉर्मूले से ओपन स्ट्रक्चर या कंप्लीट स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम लोग, और कंप्लीट स्ट्रक्चर से कंडेंस स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है। ये जरूरी है हमारे लिए कि हम इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने कई बच्चों को स्ट्रगल करते हुए देखा है कि वो कंडेंस फॉर्मूले को सही से एनालाइज नहीं कर पाते। जब हम केमिकल रिएक्शंस वगैरह स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहां पर बहुत ज्यादा परेशानी होती है उसे अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, अब अपने मेन टॉपिक पर पहुंचते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये बड़ा ही क्रूशियल होता है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया सुपर आलसी लोगों के लिए भाई, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो मतलब बहुत ही ज्यादा आलसी, मतलब कंडेंस फॉर्मूले वाले तो आलसी थे, ठीक है, सुपर आलसी लोगों के लिए। अब देखो जैसे ये हमारा एक कंडेंस फॉर्मूला है, ये भी कंडेंस फॉर्मूला ही है, ये ऊपर वाले से थोड़ा लेस कंडेंस है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स भी शो करेंगे। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाने का आइडिया क्या होता है, वो सुपर आलसी लोगों के लिए क्यों है? आलसी लोगों ने कंडेंस फॉर्मूले में बॉन्ड्स को हटाया, ठीक है, उन्होंने कहा कि बॉन्ड्स हटा दो, एटम बना दो। बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम क्या करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन एटम हटा देते हैं और सिर्फ बॉन्ड बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हम लोग, बॉन्ड बनाने वाले। कार्बन हाइड्रोजन एटम हम लोग क्या करने वाले हैं, हटा देने वाले। अच्छा याद रखना, कार्बन हाइड्रोजन एटम हटाएंगे हम लोग, ये बात नोट के फॉर्म में याद रखना, रिमूव कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। कार्बन हाइड्रोजन एटम हम लोग क्या करने वाले, रिमूव कर देने वाले, ठीक है। किनको रखेंगे, अगर इसके अलावा कोई एटम है, जैसे अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को लिखना पड़ेगा, नाइट्रोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर और कोई एटम है तो उसे हमें उसका नोटेशन हमें देना पड़ेगा, ठीक है। एक बात ये क्लियर हुई। दूसरी बात, बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम क्या करते हैं, कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं, या कार्बन हाइड्रोजन के अलावा किसी एटम के साथ अगर बॉन्ड कर रहा है, तो उन बॉन्ड्स को बस हम लोग लाइंस के थ्रू शो करते हैं। जैसे देखो इस स्ट्रक्चर में इन दोनों कार्बन के बीच में ये एक बॉन्ड है, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाते टाइम हम इन एटम्स को नहीं लिखेंगे, सिर्फ इस बॉन्ड को बना देंगे जैसे हमने ये बनाया है, देखो। फिर इसके बाद इन दोनों कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड है, और ये कार्बन एटम दोनों बॉन्ड्स के लिंक्ड के दोनों बॉन्ड्स को लिंक कर रहे हैं, तो यहां से ये कार्बन एटम ने दोनों तरफ से ज्वाइन कर दिया। फिर ऐसे ये कार्बन एटम नीचे की तरफ एक बॉन्ड बना रहा है, ऊपर की तरफ, तो हमने नीचे एक बॉन्ड बनाया, ऊपर एक बॉन्ड बना दिया। बॉन्ड लाइन नोटेशन में करना क्या है, सिर्फ बॉन्ड्स को बनाना है, कार्बन कार्बन के या फिर कार्बन और किसी और एटम के अदर देन हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हम शो नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और कार्बन और हाइड्रोजन एटम भी शो करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर से वही बात बोलूंगा, दिस इज नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और कार्बन शो ही नहीं करना, अगर लिख दिया है कहीं पर तो ऐसा नहीं कि वो कट जाएगा, ठीक है, या लिखा हुआ आपके पास आ गया है तो ऐसा नहीं वो गलत है, वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, ठीक है। ऐसे ये कार्बन एटम है, तो इस कार्बन एटम को हमने इधर कनेक्ट कर दिया, फिर ये कार्बन एटम है, इसको इधर कनेक्ट कर दिया, ये कार्बन एटम का ये वाला बॉन्ड है तो हमने इसे यहां पर कनेक्ट कर दिया,
फिर इस कार्बन एटम के साथ ये बॉन्ड है तो हमने ये शो कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन देते हैं। और बॉन्ड लाइन नोटेशन साइक्लिक कंपाउंड्स के बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं। देखो जैसे ये एक साइक्लोप्रोपेन है, इसमें कार्बन कार्बन एक साइकिल के एक ट्रायंगल के शेप में साइकिल के फॉर्म में अरेंज हो गए। तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन देना, तो इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड है तो हमने ये बॉन्ड बना दिया, इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड है तो हमने ये बॉन्ड बना दिया, इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड है तो हमने ये बॉन्ड बना दिया, तो एक ट्रायंगुलर शेप बन गया। तो इसे बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये ऐसे ही साइक्लोपेंटेन का बॉन्ड लाइन नोटेशन है और ये साइक्लोहेक्सेन का। ठीक है, कैसे बना भाई? साइक्लोहेक्सेन में नोटिस करो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्लोरीन एटम आ गया और मैंने आपको जैसे बताया बॉन्ड लाइन नोटेशन में हमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम हटाने का मतलब फ्रीडम है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई एटम आया तो उसे कंपलसरी हमें लिखना पड़ेगा। तो हमने यहां पे क्या लिख लिया? क्लोरीन एटम को सिंबलाइज कर दिया। ठीक है, तो चलो बॉन्ड लाइन नोटेशन की कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कि अगर जैसे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया, अच्छा इस स्ट्रक्चर में छोटी मोटी बातें और समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर दिया, ये एक तरह का एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप जो होता है ये एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब मैंने कहा इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाओ। याद क्या रखना है? बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन और कार्बन एटम के बॉन्ड शो करते हैं या कार्बन और किसी दूसरे एटम के बॉन्ड शो करते हैं अदर देन हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड शो करने की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं किसी भी कार्बन से स्टार्ट कर सकता हूं। लेट्स से मैं इस कार्बन से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, तो हमेशा जिगजैग लाइन से बनाना ताकि रिप्रेजेंटेशन थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखाई देता है उससे। ठीक है, तो हमने पहला बॉन्ड एक जिगजैग लाइन से बना दिया। लाइन की दो एंड होंगे, एक ये वाला एक ये वाला। इन दोनों एंड्स का मतलब क्या है कि इन दोनों एंड्स पे कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस एंड पर फर्स्ट वाला, इस एंड पे सेकंड वाला। अब सेकंड वाला जो एटम है वो आगे एक और कार्बन से एटम है बट डबल बॉन्ड से लिंक्ड है। तो हम क्या करेंगे? डबल बॉन्ड को ऐसे डिनोट करते हैं, दो पैरेलल लाइन से। हम कहां पर आ गए? थर्ड कार्बन एटम पे। तो यहां पर हमारा थर्ड कार्बन एटम है। अब ये थर्ड कार्बन एटम फोर्थ कार्बन एटम से एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, फिर एक जिगजैग लाइन बना दी हमने इस तरह से। फोर्थ वाला फिफ्थ वाले से कनेक्ट है, तो ये फोर्थ वाला होगा। नंबरिंग करते रहिए ताकि हमसे नंबर ऑफ कार्बन में गड़बड़ ना हो। रफली करिए, उसे आपको शो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिफ्थ वाला यहां ड्रॉ कर दो। अब लेकिन फिफ्थ वाले से ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो मैंने कहा ऑक्सीजन जरूर हमें शो करना पड़ेगा, और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो डबल बॉन्ड से इस तरह से हमने डिनोट कर दिया। तो ये हो गया हमारा इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड लाइन नोटेशन। थोड़ा सा और अच्छे से अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो यहां पर H भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाइड्रोजन लिख नहीं सकते, हम अपनी तरफ से टाइम बचाने के लिए उसे ऑमिट कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। पर अगर आप लिखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव बनाना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल फ्रीडम है। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, इस स्ट्रक्चर का बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स का भी बॉन्ड लाइन नोटेशन तो हम लोग बना ही सकते हैं। ये कार्बन है, आपस में लिंक्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। यहां पर भी हमारे पास एक कार्बन है, ये हाइड्रोजन होगा। ये आगे C ट्रिपल बॉन्ड C है, फिर हमारे पास COH है। ये इस मॉलिक्यूल का, ठीक है, हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है। तो 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए कि आप इसे कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, ट्राई बाय योरसेल्फ, क्योंकि अगर भाई खुद नहीं ट्राई करोगे ना तो आप कभी सीख नहीं पाओगे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कैसे हम कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस जरूर करते रहिए भाई, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है हमारे लिए, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है प्रैक्टिस की। ठीक है, करके देखो इसको फटाफट। ठीक है, तो चलो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपने ट्राई करा है, तो आंसर जरा चेक करो। अब देखो आपकी मर्जी, आप इसे कहीं से भी किसी भी कार्बन से स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स से मैं इस कार्बन से स्टार्ट कर रहा हूं, तो इस कार्बन को मैंने बोला फर्स्ट कार्बन। अब ये फर्स्ट कार्बन इस सेकंड कार्बन से डबल बॉन्ड से लिंक्ड है, तो मैंने ये एक एटम बनाया फर्स्ट कार्बन, एक लाइन बनानी पड़ेगी। अब डबल बॉन्ड है तो मैंने बताया डबल बॉन्ड को पैरेलल लाइन से आप शो करते हो। तो अपनी रेफरेंस के लिए आप चाहो तो ऐसे नंबरिंग दे दो, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन। अब सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स हमें शो करने की जरूरत नहीं है और ना ही हाइड्रोजन एटम को शो करने की जरूरत है, तो हम उसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में नहीं डिनोट कर रहे। तो यहां पर हमने क्या करा? एक हाइड्रोजन एटम बना दिया, सॉरी एक कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बना दिया। हम थर्ड कार्बन एटम पे यहां पर पहुंच गए। ये हमारा जो पॉइंट है ये थर्ड कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? यहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड है। देखो ये हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड हमें रिप्रेजेंट करना है फोर्थ कार्बन के साथ कनेक्ट करते हुए, थर्ड और फोर्थ को कनेक्ट करते हुए।
तो थर्ड और फोर्थ को कनेक्ट करा, ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड। ये हम पहुंच गए फोर्थ कार्बन पे, ठीक है, नोटेशन ऐसे दे दिया। अब फोर्थ और फिफ्थ कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो हमने क्या करा, सिंगल बॉन्ड बना दिया, ठीक है, ये फिफ्थ कार्बन आ गया। फिफ्थ और सिक्स्थ वाला डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है, तो हमने क्या करा, यहां पे डबल बॉन्ड बना दिया। और नोटिस करो 6 और 1 वाला भी आपस में कनेक्टेड है, तो 6 और 1 वाले को हमने क्या कर लिया, आपस में बॉन्डेड कर दिया। पर क्या हमारा काम खत्म हुआ? नहीं, अभी नहीं, अभी तो हम सिर्फ 6 कार्बन पे पहुंचे, आगे भी हमारे पास और कार्बन है, उनको भी पकड़ना है, ठीक है। तो सेवेंथ कार्बन 6 कार्बन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो हमने एक सिंगल बॉन्ड सीधा बना दिया। इट्स योर चॉइस, आप सीधा भी बना सकते हो, जिगजैग भी बना सकते हो, अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, मॉलिक्यूल गंदा नहीं लगना चाहिए दिखने में, ठीक है। फिर इस कार्बन का 8th वाले कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का नोटेशन है। ट्रिपल बॉन्ड हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये 3 पैरेलल लाइन हमने बना दी। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए खास बात है, ट्रिपल बॉन्ड हमेशा सीधी लाइन से कनेक्ट होते हुए बनाओगे। रीजन, ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है, तो इस बात को भी हम लोग रफली इंडिकेट करते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड लीनियर है, तो हमने एक सीधी लाइन में एटम्स को बनाया होता है। एक कार्बन एटम ये है, सेवेंथ वाला 6th वाले से सीधी लाइन में कनेक्ट होगा, क्योंकि 7th वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। अगर नोटिस करो, sp हाइब्रिडाइज होने की वजह से 6th वाले कार्बन को इससे एक सीधी लाइन में कनेक्ट होना पड़ेगा, इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड को बनाते टाइम हमेशा एक सीधी लाइन में ही बनाया जाता है, ये हम लोग ऐसा फॉलो करते हैं, ठीक। फिर 8th वाला 9th वाले से कनेक्टेड है, हमने ये लाइन थोड़ा और आगे बढ़ा दी, और वो डबल बॉन्ड OH से कनेक्टेड है। ये 8th वाला कार्बन यहां पर है, इस एंड पर नहीं है, ध्यान से नोटिस करना, ठीक है, और ये H बना दिया हमने, तो ये इस तरह का नोटेशन है, ठीक है। ये, और मैंने आपको बताया दरअसल में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आप एकदम एटम्स, आप हाइड्रोजन एटम को शो नहीं कर सकते, आप बिल्कुल शो कर सकते हैं, लेकिन अपना टाइम बचाने के लिए आप जितने हाइड्रोजन एटम नहीं लिखना चाहते हो आप मत लिखो, ठीक है। तो आई गेस ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। अब इसका उल्टा भी आप कर सकते हो, बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया है, उससे स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना है, अब ये जो काम होता है ये सबसे आसान काम होता है, ठीक है, इसको करने की कोशिश करते हैं भाई, ठीक है। चलो देखो, उसके लिए भाई यहां पे स्क्रीन भर गई, तो एक काम करते हैं, ब्लैक स्क्रीन पे पहुंचते हैं, ब्लैक स्क्रीन पे देखते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने ऐसे एक, ये देखो, ये बढ़िया सा लॉलीपॉप मैन आपके लिए बनाया, ठीक, ये। अब आज से पहले हम लोग इसे लॉलीपॉप मैन मानते थे, अब ये हमारे लिए क्या हो गया, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हमें क्या बनाना है, कंडेंस स्ट्रक्चर बनाना है, लेट से। तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आइडिया बड़ा सिंपल है, यहां पर हर पॉइंट जो है वो एक कार्बन एटम को क्या करेगा, डिनोट करने वाला है, हर पॉइंट, ये सारे पॉइंट एक कार्बन एटम को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं, लेट से फर्स्ट कार्बन, तो इसे हमने फर्स्ट कार्बन बना लिया। अब ये कार्बन लेफ्ट साइड, राइट साइड पे एक सिंगल बॉन्ड से एक कार्बन से कनेक्टेड है, हमने वो बना दिया। सेकेंड वाला थर्ड से कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड से, हमने वो बना दिया। थर्ड वाला फोर्थ से हमने वो बना दिया। अभी पहले रिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नीचे चले जाएंगे। तो फोर्थ वाला फिफ्थ से कनेक्टेड है, ठीक है, तो फोर्थ वाले को फिफ्थ से कनेक्ट कर दिया, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये वाला 4, ठीक है। ये यहां पर एक कार्बन से कनेक्टेड है, फिर ये ऊपर एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये हुआ 5, ये हुआ 6, तो ये फिफ्थ कार्बन, ये हमारे पास 6 कार्बन, ठीक है। 6 वाला 1 से कनेक्टेड है, 6 वाले को 1 से कनेक्ट करा। अब फोर्थ वाला नीचे भी एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो हमने फोर्थ वाले के लिए नीचे एक कार्बन बना दिया, 7th कार्बन, तो ये हमारा 7th कार्बन हो गया। 7th कार्बन अगल बगल 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो हमने 8th और 9th कार्बन बना दिए, ये 8th कार्बन और ये वाला 9th कार्बन। अब 7th कार्बन नीचे एक 10th कार्बन से कनेक्टेड है, तो हमने उस कार्बन को बना दिया, और 10th वाला 2 और कार्बन से कनेक्टेड है, हमने उनको भी सिंगल बॉन्ड से डिनोट कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो अब कार्बन का पूरा स्केलेटन बनके तैयार हो गया है। अब हमें पता है अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन में कोई और एटम नहीं दिया हुआ है कार्बन के अराउंड, यानी इसका मतलब है कार्बन के 4 बॉन्ड्स को कंप्लीट कौन कर रहा होगा, हाइड्रोजन एटम, जिसे हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में डिनोट नहीं करते हैं या शो नहीं करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी कार्बन एटम है जिसके अराउंड 4 बॉन्ड नहीं बने हैं, उनके 4 बॉन्ड कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन एटम की हेल्प से। और हाइड्रोजन एटम कितने बॉन्ड बनाता है, सिंगल, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस कार्बन एटम के अराउंड देखो 2 बॉन्ड बने, तो 2 बॉन्ड और बनाने हैं, तो 2 हमने H लगा दिए। इस कार्बन के अराउंड भी 2 बॉन्ड बने हुए, तो 2 बॉन्ड और बनाने हैं, तो 2 H लगा दिए। इसके अराउंड भी 2 H लगा दिए। इस कार्बन एटम के अराउंड देखो 3 बॉन्ड बन चुके हैं, तो एक ही H लगाना पड़ेगा। इसके अराउंड हमें 2 H लगाने पड़ेंगे,
इसके अराउंड भी हमें 2H लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इस कार्बन के अराउंड 7th वाले कार्बन एटम को देखो, इसके अराउंड टोटल 4 बॉन्ड बन चुके हैं, यानी ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है, इसे किसी हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको उसे बनाने की जरूरत नहीं है। इस कार्बन एटम को अराउंड एक ही बॉन्ड बनाए तो 3 बॉन्ड बनाने की जरूरत है, ठीक है। इसके अराउंड भी 3 बॉन्ड बनाने की जरूरत है। इस कार्बन एटम के अराउंड 3 बॉन्ड बन चुके हैं, एक बॉन्ड इनकम्प्लीट है तो हाइड्रोजन 1 लगा दो, ठीक है। आप चाहो तो इन्हें कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब मैंने तो प्रॉपर स्ट्रक्चर लिख दिया है। आप चाहो तो यहां पर CH2 लिख सकते हो, यहां पर CH2 लिख सकते हो, यहां पर CH2 लिख सकते हो, इफ यू आर कंफर्टेबल, ठीक है। ऐसे जैसे यहां पर इस कार्बन एटम के अराउंड मेरे को 3 बॉन्ड बनाने तो मैं CH3 लिख सकता हूं, हाइड्रोजन 3 लगा दिए मैंने, ऐसे यहां पर 3 हाइड्रोजन लगा दिए। तो इस तरह से हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन से क्या बना सकते हैं, ओपन स्ट्रक्चर या कंडेंस स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिस करो कि बॉन्ड लाइन नोटेशन से भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाओ। इससे क्या होगा, हमारा टाइम बहुत बचता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को अंडरस्टैंड करने में, और केमिकल रिएक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत इजीली हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे और हमारा टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो आई होप यहां तक ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, एनसीईआरटी में, ठीक है, जो इंटेक्स क्वेश्चन है क्लास 12 मतलब क्लास 11 की बुक में, ठीक है, जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग ट्राई कर सकते हैं। चैप्टर 12 में ही जो लाइन बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाने वाले, कंडेंस फॉर्मूला बनाने वाले इंटेक्स क्वेश्चन है, इनको जरूर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सबसे पहले एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, फिर अलग अलग रेफरेंस बुक्स को हम लोग फॉलो कर सकते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड बनाने के लिए। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड तभी बन सकता है जब आप इस तरह, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी टर्म्स इस्तेमाल होते हैं या जैसे भी स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं उनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इजी हो जाता है, ठीक है। और वो कमांड तभी आता है जब प्रैक्टिस करो, भाई जम के प्रैक्टिस करनी होती है, प्रैक्टिस करनी है तो एकदम जम के करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करो एनसीईआरटी से, इंडेक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पहले तो, ठीक है। कौन से वाले करने हैं, वो इंडेक्स क्वेश्चन, चाहे वो एग्जांपल दे रखा हो चाहे प्रैक्टिस वाले दे रखे हो, कौन से वाले करने हैं, जिसमें आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है, जिसमें आपको क्या नाम है, कंडेंस फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक हम लोग जो नोटेशन दे रहे थे, जैसे इस तरह के नोटेशन, ये पेपर पे देने वाले नोटेशन है। मॉलिक्यूल एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, ठीक है। मॉलिक्यूल तो 3 डायमेंशनल होगा, तो 3 डायमेंशन नोटेशन अगर हमें पेपर पे बनाना है तो पेपर पे कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। वैसे वो नोटेशन तो है वेज डैश नोटेशन, ठीक है, वेज एंड डैश, इसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात समझते हैं, जैसे मैंने बताया मीथेन मॉलिक्यूल था CH4, इसमें कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम से कनेक्टेड होता है ऐसे, इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3, उससे हमें याद आती है ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। तो ये जो ज्योमेट्री बनी है ना, ये एक्चुअल में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। इस तरह से ये हमारा कार्बन एटम है और बाकी 4 हाइड्रोजन एटम इस तरह से बने होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये बीच में ऐसे स्टिक सी लगी होती है? नहीं, मॉलिक्यूल हमें पता है केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है। केमिकल बॉन्ड, खासतौर पे कोवेलेंट बॉन्ड जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हमें मिलते हैं, उनमें एटम्स एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करते हुए वो एक ऐसे डिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं जब दो अलग अलग एटम्स के बीच में बॉन्ड, यानी अट्रैक्शन फोर्स, भाई एटम के अंदर क्या है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक एटम में भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, जैसे ये एक एटम है, इसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे वाले में भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जब ये ओवरलैप करेंगे तो ये एक पर्टिकुलर ऐसी डिस्टेंस पर एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाते हैं कि इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं रहता, रिपल्शन भी रहता है। प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, लेकिन अट्रैक्शन भी होते हैं। तो एक मोमेंट ऐसा आता है जब अट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, उस मोमेंट पे ये एटम एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाते हैं, ओवरलैप। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल तो मीथेन का ऐसा दिखता है, जिसमें देखो आपको दिख रहा होगा ये बीच वाला कार्बन एटम है और ये बाकी हाइड्रोजन एटम है। तो आपको दिख रहा होगा ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, दे आर ओवरलैपिंग ऑन ईच अदर, ठीक है, इस तरह से। और ओवरलैपिंग में क्या हो जाएगा, इनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक ऐसा अट्रैक्शन फोर्स आएगा जो इन एटम्स को एक दूसरे से दूर जाने नहीं देगा। तो इससे क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन जाएगा या कोई भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल तो ऐसा होता है, लेकिन इसका 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन अगर मेरे को पेपर पे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊं।
तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा आइडिया होता है। जैसे अगर आप इस वाले मीथेन को मॉलिक्यूल को देखो तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है एक हाइड्रोजन एटम, ये वाला ऐसा लग रहा है ये हमारी तरफ आ रहा है। अगर ये स्क्रीन पे ना होता, ऐसे नॉर्मली बना होता, तो आपको ऐसा लगता ना ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है। और जो पीछे वाला हाइड्रोजन एटम है वो ऐसा लग रहा है आपसे दूर जा रहा है, आपसे अवे है। और ये दोनों हाइड्रोजन एटम स्क्रीन के प्लेन में ही हम लोग मान लेते हैं। तो वेज डैश नोटेशन क्या है? वेज डैश नोटेशन बोलता है कि वो एटम या ग्रुप जो आपको स्क्रीन से बाहर आता हुआ दिखाई दे या पेपर से बाहर आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि आप तो कई बार पेपर पर ड्रॉ करोगे, स्क्रीन पे तो ड्रॉ करोगे नहीं, उससे आपको इस सॉलिड वेज से बनाना होता है। ठीक है, यानी ये बॉन्ड जो हम सिंगल बॉन्ड बना रहे थे, उस सिंगल बॉन्ड को सॉलिड वेज से बनाएंगे इस तरह से। तो सॉलिड वेज जो होता है वो रिप्रेजेंट क्या करता है? वो ऐसे बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है जिसमें बॉन्ड ऑब्जर्वर की तरफ हो, आप जहां से देख रहे हो वो आपकी तरफ। ठीक है, और डैश, इसी सिंगल बॉन्ड को डैश से कब रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह का डैश डॉटेड लाइन बना देते हैं। तो डैश उस बॉन्ड के लिए रिप्रेजेंट होता है जो ऑब्जर्वर से अवे हो। तो अगर डैश और वेज बनकर आ गया, ये आपसे बनाने को कम बोला जाता है, ये बनकर ज्यादा आता है मॉलिक्यूल में। तो अगर ये बनकर आ गया तो आप समझ जाना डैश बॉन्ड जहां बना हुआ है वो आपसे अवे है, यानी स्क्रीन के पीछे है। और वो बॉन्ड जो सॉलिड वेज से बना हुआ है वो स्क्रीन से बाहर की तरफ है, यानी आपकी तरफ है। तो इससे आपको एक 3D मतलब क्या मिलेगा? 3D फील मिलेगा कि हाँ भाई एटम्स इस जगह पर इस तरह से प्रेजेंट है। और मॉलिक्यूल्स में मैकेनिज्म की जब स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, आइसोमरिज्म में भी स्टीरियो आइसोमरिज्म जब आएगा, उसे समझने के लिए मैं आपको लिटरली बताऊं, सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है इस सॉलिड वेज, इस वेज डैश डायग्राम को अच्छे से अंडरस्टैंड करना। एक बार इस पे कमांड हो गया तो हम 3 डायमेंशनली सोच पाएंगे मॉलिक्यूल कैसा दिखता है। और 3 डायमेंशनली अगर सोच पाएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम फंडामेंटल से जो भी क्रूशियल पॉइंट है उसके स्ट्रक्चर को लेकर वो अच्छे से हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो वेज डैश बस इतना सही होता है इसमें कि आपको ये पता होना चाहिए वेज का मतलब क्या है। ठीक है, वेज अगर है, सॉलिड वेज है, ठीक है, इसका मतलब है उस वेज से या उस बॉन्ड से जो भी एटम या ग्रुप जुड़ा है वो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, और जो पीछे की तरफ है डैश से बना हुआ है वो आपका स्क्रीन के पीछे है या ऑब्जर्वर से अवे है। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज करनी है, क्लासिफिकेशन करना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ये आपको बस पता होना चाहिए कि ताकि नाम अगर ये आ जाए तो आपको पता हो कि वो चीज क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो एसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। एसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? इनमें चेन ओपन होती है। इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे क्या होता है फर्दर स्लाइड्स में। नोटेशन समझते हैं पहले, फिर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड आते हैं। अब ये साइक्लिक कंपाउंड्स को क्लोज चेन भी बोला जाता है। तो साइक्लिक बोलो या क्लोज चेन बोलो, दोनों का मतलब सेम है। क्लोज चेन की बजाय रिंग बोल दो तो भी मतलब सेम है। और रिंग वाले यानी साइक्लिक, क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड्स भी फर्दर कैसे होते हैं? होमोसाइक्लिक होते हैं, या जिन्हें कार्बोसाइक्लिक भी बोला जाता है, या हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक फर्दर दो टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ये क्या होते हैं? इन्हें आगे फर्दर स्लाइड्स में हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है, एरोमेटिक दो टाइप के होते हैं, बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड। एरोमेटिक का डिस्कशन यार इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए पूरा अलग से लेक्चर लेना पड़ेगा, पूरा। तो इसे पूरा डिटेल में एक अलग लेक्चर में पकड़ेंगे, बाकी सारी डेफिनेशंस को अभी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, एसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, या जिन्हें ओपन चेन भी बोलते हैं। नाम ही है यार ओपन चेन, नाम बता रहा है ओपन चेन, यानी इसमें कार्बन कार्बन जब लिंक्ड होंगे तो ये आपस में क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, यानी पहला कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में कभी लिंक नहीं होंगे। जैसे यहां पर देखो ये ओपन चेन है, ये ऐसे स्ट्रक्चर जो है ये कार्बन की ओपन चेन है। मैंने बाकी हाइड्रोजन नहीं बनाया, वो अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी फुलफिल करेंगे। ठीक है, ऐसे बना दिया, ऐसे नीचे की तरफ चला गया, आगे चला गया, फिर ऊपर आ गया, ये भी ओपन चेन माना जाएगा। ये सारे स्ट्रक्चर आड़े टेढ़े जो मैं बना रहा हूं ये सारे ओपन चेन का ही पार्ट माने जाएंगे, क्योंकि इसमें पहला कार्बन और जो चेन का लास्ट कार्बन है वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। जब तक पहला कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे तब तक कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन चेन बोलेंगे। ठीक है, इस ओपन चेन में कभी कभी में ब्रांचिंग मिल जाती है। जैसे मान लो यहां पर नीचे हम लोग चले गए ऐसे, तो देखो ओपन चेन में एक चेन ये जा रही है और एक इसके बाद नीचे चली जा रही है, तो एक ब्रांच आ गई यहां पर, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये यहां पर ये एक ब्रांच है, ये एक चेन हो गई। ठीक है, और ये साइड में एक चेन जा रही है, तो साइड में चेन जा रही है तो इसे साइड चेन बोल दो या ब्रांच बोल दो। ये नोटेशन है, ये डेफिनेशंस हैं। ठीक है, ये टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक, फिर दूसरा है एलिसाइक्लिक। देखो बस ये आपको टर्म्स वाइज पता होना चाहिए।
एलिसाइक्लिक या जिन्हें हम क्लोज चेन भी बोलते हैं। अच्छा, एलिसाइक्लिक को एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्मल जो हमारे एसाइक्लिक होते हैं उन्हें एलिफैटिक कंपाउंड्स भी बोला जाता है, ठीक है। चलो, अब एलिफैटिक में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। बेसिकली एलिफैटिक वो जो एरोमेटिक नहीं होंगे। अब एरोमेटिक जो होते हैं उनकी डेफिनेशन बड़ी डिफरेंट होती है, उसके लिए प्रॉपर एक अलग लेक्चर लग जाएगा पूरा, ठीक है। अब ये जो एलिसाइक्लिक होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं जैसे हम लोगों ने बात करी, ठीक है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब ये क्या है भाई, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक? देखो, होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होगा, इसमें जो साइकिल होगी उसमें एटम सिर्फ कार्बन के होंगे, जैसे ये यहां पे देखो सारे एटम कार्बन के हैं, देखो ये भी साइकिल है, इसमें भी सारे एटम कार्बन के हैं, ठीक है, इसमें भी सारे एटम कार्बन के हैं, तो ये सब है होमोसाइक्लिक। ये वाला होमोसाइक्लिक है, ठीक है, ये वाला होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक का मतलब है साइकिल में जो भी एटम इन्वॉल्व है, साइकिल में जो एटम इन्वॉल्व है वो किसके होने चाहिए, कार्बन के। हेट्रोसाइक्लिक में साइकिल में एक ऐसा एटम होगा जो कार्बन नहीं होगा, जैसे ये पूरी साइकिल बन रही है क्लोज साइकिल या क्लोज चेन, अब इसमें एक एटम ऑक्सीजन आ गया विच इज नॉट कार्बन, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। अब बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं मैं आपको बताऊं, अगर मैं पूछूं ये मॉलिक्यूल ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक, तो बच्चे तुरंत सोचते हैं, मतलब हम लोग सोचते हैं कि यार सर ने भी बताया था कि अगर कार्बन एटम के अलावा कोई एटम आ गया, ठीक है, तो वो हेट्रो हो जाएगा, तो वो बोल देते इसको हेट्रोसाइक्लिक। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्यों भाई, देखो मैंने कहा साइकिल में कार्बन के अलावा कोई और एटम होना चाहिए, अरे साइकिल तो यहां पर इन कार्बन से, इन एटम से बनी है ना, तो ये एटम तो सिर्फ किसके हैं, कार्बन के हैं। दीज एटम्स आर ऑफ ओनली कार्बन, ठीक है। और अगर सिर्फ कार्बन एटम है तो भाई ये OH चेन के बाहर है, क्लोज चेन के बाहर है, क्लोज चेन के बाहर है, तो चेन में सिर्फ कार्बन है तो इसलिए बोलेंगे ये होमोसाइक्लिक। क्लोज चेन में सिर्फ कार्बन है तो इसे बोलेंगे होमोसाइक्लिक। हेट्रो तब होगा अगर क्लोज चेन में ही कोई एटम आ जाए, जैसे मान लो मैं यहां नाइट्रोजन लगा दूं, ये हेट्रो हो गया, ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ये हेट्रो हो गया, पक्की बात है, ठीक है। तो आई गेस आपको आइडिया मिल रहा है होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, ठीक है। चलो, अब एरोमेटिक कंपाउंड्स के थोड़े से अलग अलग टाइप के होते हैं। बेंजोनाइड, उसमें बेंजीन रिंग होती है, जैसे आपको कंफर्टेबल होगी बेंजीन रिंग के बारे में आपको पता होगा। नॉन बेंजोनाइड में बेंजीन रिंग नहीं होती है और इसमें भी हेट्रोसाइक्लिक नेचर होता है। उसमें क्या होगा भाई, होमोसाइक्लिक जो एरोमेटिक होंगे उनमें सारे एटम रिंग में कार्बन के होंगे, यहां पे कार्बन के अलावा कोई और होगा। दरअसल में मैं ये छोटा सा लास्ट में 5-6 मिनट जो इसमें मैंने इन्वेस्ट करा है उसके पीछे मोटिव क्या है कि अगर हम एलिफेटिक कंपाउंड बोले तो हमें तुरंत पता होना चाहिए कि वो क्या है। एसाइक्लिक बोले तो हमें पता चलना चाहिए कि एसाइक्लिक का मतलब है साइकिल नहीं है, एलिसाइक्लिक मतलब साइकिल है, ठीक है। वो टर्म आते ही हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जानी चाहिए कि हम किस तरह के मॉलिक्यूल के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब अगले लेक्चर से भाई हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस पे लगभग चले जाएंगे हमारे 3-4 लेक्चर। मैं कोशिश करूंगा 3 लेक्चर्स के अंदर या 4 लेक्चर्स के अंदर सारा का सारा IUPAC कवर कर लूं, मतलब जितना A to Z होता है, जितना इजी जितना डिफिकल्ट, सारा का सारा कवर कर लूं, ठीक है। तो कैच ऑन मतलब हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर नेक्स्ट पर्टिकुलर IUPAC नॉमेनक्लेचर हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है।